जय हिंद, नमस्कार साथियों। बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट मैथ का फॉर्मूले रिवीजन करेंगे भाई, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। कंप्लीट मैथ के जितने भी लगभग आपके फॉर्मूले भाई, तो कंप्लीट फॉर्मूला हम रिवीजन करेंगे आपके एग्जाम के लिए। और इन फॉर्मूलों की शुरुआत हम करेंगे मेंसुरेशन 2D से, ठीक है ना भाई। तो शुरुआत करते हैं भाई। मेंसुरेशन 2D से हम शुरुआत करेंगे इन फॉर्मूले की। तो मेंसुरेशन 2D कौन सी आकृति होती है भाई? जिनका हम एरिया और पैरामीटर निकाल सकते हैं भाई, कि वो आकृति जिनका हम एरिया निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं भाई, पैरामीटर निकाल सकते हैं। ये वो आपकी आकृति है भाई, कि आपकी ट्रायंगल है भाई, त्रिभुज है, चार प्रकार के आपकी त्रिभुज है भाई। समबाहु त्रिभुज है आपकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है भाई, आइसोसेलेस है, ठीक है ना भाई। ये आपकी विषमबाहु त्रिभुज है, एक आपकी समकोण त्रिभुज है भाई, ठीक है। और ये आपकी क्वाड्रिलेटर है भाई, चतुर्भुज है, एक आपका क्या भाई, सर्कल है। और चतुर्भुज आपके भाई कौन सा आपका वर्ग है भाई, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, और पैरेललोग्राम है भाई, या ट्रेपीजम है भाई, या समचतुर्भुज है। तो सभी के फॉर्मूला हम रिवाइज करेंगे भाई। तो हम शुरुआत करते हैं भाई, फॉर्मूले की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ट्रायंगल से भाई। किससे शुरुआत करेंगे? त्रिभुज से शुरुआत करेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं, चलो भाई। और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। हमने पढ़ी भाई, त्रिभुज हमारी कितने प्रकार की होती है भाई? त्रिभुज हमारी जी 3 प्रकार की होती है भाई। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की भाई। तो यहां से शुरुआत करते हैं भाई, ट्रायंगल से, त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और त्रिभुज के से स्टार्ट करते हैं भाई। आपकी पहली त्रिभुज ये है भाई आपके पास, ठीक है। एक आपकी ये त्रिभुज है भाई, ये हमने एक ट्रायंगल ले ली, त्रिभुज ले ली भाई हमने, ले ली एक विषमबाहु त्रिभुज। कैसी त्रिभुज ले ली? विषमबाहु त्रिभुज भाई, ठीक है ना। विषमबाहु त्रिभुज कैसी त्रिभुज होती है भाई? ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, हमारी विषमबाहु त्रिभुज आएगी। अगर हमने ले ली एक भुजा, ये ए है, ये भुजा बी है, ये सी है भाई। अगर हमें सबसे पहले इसका एरिया निकालना हो ना भाई, अगर इस त्रिभुज का हमें एरिया निकालना है, क्या निकालना भाई? क्षेत्रफल निकालना है। तो एक हमने हीरोज फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है भाई? हीरोज फॉर्मूला होता है भाई कि रूट इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी भाई। इस फॉर्मूले से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब आप पूछोगे सर एस क्या है? एस यहाँ पे सेमी पैरामीटर है भाई। एस क्या है भाई? अर्ध परिमाप है। सेमी पैरामीटर कैसे निकालेंगे भाई? कि तीनों भुजाओं को जोड़ के, तीनों भुजाओं को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे, यहां से हम सेमी पैरामीटर निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं। इसमें हमसे पूछ सकता है जी इसका परिमाप क्या होगा? क्या पूछ सकता है भाई कि ये जो त्रिभुज है ना जी, इसका पैरामीटर क्या होगा? तो परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है जो त्रिभुज दी गई उसकी सभी भुजाओं का योग। अब सभी भुजा इसके अंदर जी, एक ए है, एक बी है और एक क्या भाई, सी है। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा भाई? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट भाई? चलो भाई अगली ट्रायंगल पर चलते हैं भाई। अगली ट्रायंगल आप सभी के सामने भाई क्या है? अगली ट्रायंगल नंबर 2 भाई आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल जी। इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है आपकी भाई, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं भाई, जिसको हिंदी में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं भाई राइट एंगल ट्रायंगल, और हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज भाई। कौन सी त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और इंग्लिश में कहेंगे इसको राइट एंगल ट्रायंगल भाई। इसके अंदर हमारा ये 90 डिग्री होता है भाई, ठीक है ना। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई। मान लिया ये हमारा जी परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या भाई? हाइपोटेन्यूज है जी, कर्ण है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के अंदर हमसे क्या पूछे भाई? अगर समकोण त्रिभुज के अंदर हम एरिया पूछे, क्या पूछे भाई? एरिया। तो एरिया हो जाएगा हमारा 1/2 गुणा में बेस इंटू हाइट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है भाई। दूसरी बात, अगर इसके अंदर जी परिमाप पूछे, क्या पूछे भाई? कि पैरामीटर पूछे, परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा पर सभी भुजाओं का योग, और सभी भुजाओं को जोड़ेगी, ये हो जाएगा हमारे पास P प्लस में B प्लस के H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका पैरामीटर होएगा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर? क्या भाई एक बार सभी साथी जल्दी से बताइए भाई, यहाँ तक किसी को डाउट भाई? ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर हमें कर्ण निकालना हो ना भाई, अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना जी, कैसे निकालेंगे भाई? कि हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर है ना भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर करके रूट ले देंगे, यहाँ से हमारे पास कर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? हमारे पास कर्ण आ जाएगा। जैसे हमारे पास कुछ ट्रिपलेट भी बनते हैं भाई। क्या बनते हैं भाई? हमारे पास कुछ ट्रिपलेट भी बनते हैं। वो क्या क्या भाई? देखो जैसे ट्रिपलेट होता भाई, हमने मान लिया भाई एक भुजा 3 है, 4 है, 5 है। ट्रिपलेट का मतलब ये भाई, अगर बड़ी भुजा है ना हमारी, अगर 3 भुजाएं दे रखी है, हमें ये पता करना है कौन सी त्रिभुज है। अगर 3 भुजाएं दे रखी हैं, अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर है भाई, अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर छोटी 2 भुजाओं के स्क्वायर के बराबर है,
3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अगर ये बराबर है तो ये समकोण त्रिभुज की भुजा है, और समकोण त्रिभुज की भुजा है तो बड़ी भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी, और जो छोटी 2 भुजा बची हमने एक परपेंडिकुलर मान ली, एक बेस मान ली। ट्रिपलेट क्या कहता भाई, ट्रिपलेट ये कहता भाई अगर ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है ना, तो ये में डेफिनेट हमारी 5 होगी। कितनी भाई, 5 होगी। क्लियर भाई। चलो अगली ट्रायंगल पर चलते हैं भाई। अगली ट्रायंगल हमारे पास क्या है भाई, अगली त्रिभुज पर चलते भाई, हमारी है समद्विबाहु त्रिभुज भाई। कौन सी भाई, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं भाई। कितनी भुजा, 2 भुजा बराबर होती हैं। एक भुजा हमने ये मान ली ए हो जाएगी, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो वो हमारी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी भाई। कौन सी त्रिभुज हो जाएगी भाई, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। क्या यहाँ तो कोई डाउट भाई, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इसका एरिया की बात करता हूँ ना भाई, इस त्रिभुज का अगर एरिया की बात करें ना भाई, एरिया क्या हो जाएगा भाई, अगर त्रिभुज के एरिया की बात करें, एरिया हो जाएगा b/4 इंटू में √4a² माइनस के b² हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये इस त्रिभुज का एरिया हो जाएगा। अगर हमें एरिया निकालना है ना तो क्या करेंगे भाई, b/4 √4a² माइनस के b² हो जाए। क्लियर भाई। अगर यहाँ से हमसे पूछे जी कि परिमाप क्या होगा इस त्रिभुज का, और पैरामीटर की बात करें, किसकी बात करें भाई, परिमाप की बात करें भाई, तो परिमाप क्या होगा वो और बता देते भाई। परिमाप होता है हमारा सभी भुजाओं का योग। और यहाँ पे भुजा कितनी भाई, ये है जी 2a + के b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a + के b, ये इसका पैरामीटर हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट भाई, एक बार जल्दी से बताओ भाई, यहाँ तक किसी कोई डाउट है भाई, कोई डाउट नहीं है ना भाई। चलो अब देखो भाई, अगर यहाँ पे मैं ना भाई क्या करूँ, एक यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अगर ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया भाई, यहाँ से अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, जो ये भुजा है ना, जो हमारा बेस है, उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा भाई। अब 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये वाली भुजा हो जाएगी जी b/2 हो जाएगी, और ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, b/2 हो जाएगी। यहाँ तक किसी कोई डाउट भाई। हमने कौन सी ट्रायंगल करी भाई, हमने 3 ट्रायंगल कर ली भाई, ठीक है ना, कि हमने जी विषमबाहु त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की है, और हमने कौन सी की भाई, समद्विबाहु त्रिभुज की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल कौन सी भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल आपकी समबाहु त्रिभुज भाई। कौन सी त्रिभुज भाई, इक्विलैटरल त्रिभुज भाई, समबाहु त्रिभुज। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है आपके एग्जाम के लिए भाई। इस त्रिभुज का क्या नाम है भाई, ये हमारी है समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज भाई, समबाहु त्रिभुज भाई। आपके एग्जाम में इस ट्रायंगल से पक्का क्वेश्चन मिलेगा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल आपकी ये है भाई समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगी हमारी समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज की खास बात क्या होती है भाई, इस त्रिभुज के अंदर जी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं। क्लियर भाई, ठीक है। सबसे पहले इससे जी पूछे इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। अगर हमसे त्रिभुज का एरिया पूछे, एरिया हो जाएगा √3/4a² हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, √3/4a² हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का एरिया। दूसरी बात हमसे पूछ सकता है जी इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। क्या पूछ सकता है भाई, परिमाप पूछ सकता है। तो परिमाप क्या हो जाएगा भाई, परिमाप हो जाएगा सभी भुजाओं का योग, और सभी भुजाएं बराबर है तो परिमाप कितना हो जाएगा भाई, 3a हो जाएगा। परिमाप कितना हो जाएगा, 3a भाई। अगला पॉइंट इसमें पूछ सकता भाई कि इस त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी, हाइट पूछ सकता आपसे, या आपसे कह सकता भाई इसकी मीडियन क्या होगी या माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका क्या हो जाएगी भाई, √3/2a आ जाएगी। √3/2 क्या आ जाएगी भाई, a आ जाएगी। और a यहाँ पे क्या है भाई, इस ट्रायंगल की जी भुजा है। क्या है भाई, इस ट्रायंगल की भुजा है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट भाई, जल्दी से बताए भाई। सबसे इंपॉर्टेंट थी भाई आपकी ये वाली ट्रायंगल है ना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर है ना भाई। चलो अब अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। अगला पॉइंट क्या है वो देखो, हमने ट्रायंगल सभी ट्रायंगल पढ़ ली है। अब हम क्वाड्रिलेटर पर चलते हैं भाई, इनसे करेंगे, फिर हम सर्कल पर चलेंगे, उसके बाद 3D आकृति पर चलेंगे भाई। मैथ के कंप्लीट है ना भाई, फॉर्मूला रिवीजन करेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। अब हम चलते भाई क्वाड्रिलेटर पर भाई, चतुर्भुज पर चलते हैं भाई, ठीक है ना भाई। चतुर्भुज पर चलते हैं भाई। तो चतुर्भुज में सबसे पहले आकृति लेते हैं हम वर्ग भाई। क्या लेते हैं भाई, वर्ग लेते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, स्क्वायर हो जाएगा भाई। क्या कहेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर क्या होता है भाई, वो देखो स्क्वायर कैसी आकृति होती है भाई, ये एक आकृति होती जी, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। इसकी सभी साइड बराबर होती है भाई, ऑल साइड आर इक्वल होती है भाई। अगर ये भुजा जी ए है, ए है, ए है और ए है,
सबसे पहले इसमें क्या पूछ सकता भाई, सबसे पहले इसमें पूछेगा जिस वर्ग है ना जो हमारा स्क्वायर है उसका एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, भुजा हमारी कितनी भाई ए है, तो एरिया हो जाएगा जी भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट पूछ सकता हमें इसका जी परिमाप क्या होगा, क्या पूछ सकता भाई, हमें इसका परिमाप पूछ सकता है या पैरामीटर पूछ सकता है, और पैरामीटर हो जाएगा चारों भुजाओं का योग। अब चारों भुजा इसमें तो बराबर हैं तो परिमाप हो जाएगा भाई 4a हो जाएगा, या हम कह सकते जी 4 गुणा भुजा हो जाएगा। क्लियर भाई। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, अगला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट वो भाई, इसके अंदर जी विकर्ण पूछ सकता हमसे, क्या पूछ सकता भाई, विकर्ण पूछ सकता है, या इंग्लिश में कह सकते हैं डायगोनल हमसे पूछ सकता है। तो डायगोनल क्या हो जाएगा भाई, अगर इसके अंदर डायगोनल की बात करें ना भाई, ये हमारा डायगोनल हो जाएगा जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। अगर विकर्ण निकालना है ना, ये क्या होता है भाई, a√2 होता है भाई, भुजा का रूट 2 गुना होता है, a√2 हमारा क्या आ जाएगा भाई, डायगोनल आ जाएगा। क्लियर है ना भाई। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगले पॉइंट पर चलते जी आयत पर चलते हैं भाई, रेक्टेंगल। किस पे चलते हैं भाई, एक रेक्टेंगल पर चलते हैं जी, आयत। अब आयत कैसे आकृति होती है, ये हमारा क्या भाई, आयत है, क्या भाई, आयत है, या हम कहें जी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है भाई कि अगर ये लंबाई है, ये भी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। इसके अंदर क्या होता है भाई, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। अगर यहीं पे अगर मैं इसके डायगोनल की बात करता हूं ना भाई, अगर इसका डायगोनल यहीं पे बना ले तो ये वाला इसका डायगोनल हो जाएगा भाई, इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं भाई, क्या होते हैं जी, डायगोनल भी इसके इक्वल होते हैं, ठीक है भाई। अब यहां से देखो भाई, आयत है ना भाई, सबसे पहले इसमें आपके अंदर पूछ सकता है जी एरिया क्या होगा। अब एरिया होता हमारा लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्या हो जाएगा एरिया, एरिया जी लंबाई गुणा में चौड़ाई हो जाएगा भाई। ये फॉर्मूले भाई रिवाइज कर लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। तो लंबाई गुणा चौड़ाई इसका एरिया हो जाएगा। हमसे क्या पूछे भाई, हमसे पूछे जी परिमाप क्या होगा, क्या पूछ सकता भाई, परिमाप या पैरामीटर क्या होगा, और पैरामीटर होता जी सभी भुजाओं का योग। अगर जब सभी भुजाओं का जोड़ूंगा मैं, 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, परिमाप हो जाएगा जी 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। लेकिन अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूं भाई, तो अंदर क्या बचेगा भाई, लंबाई प्लस के चौड़ाई बचेगा, ये हमारा परिमाप हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे जी हमसे विकर्ण पूछ ले, क्या पूछ ले भाई, अगर हमसे जी विकर्ण भी तो पूछ सकता है ना भाई, अगर हमसे डायगोनल पूछेगा तो डायगोनल अगर हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, अगर हमें विकर्ण निकालना है ना, अगर हमें डी का मान निकालना है ना, तो हमें क्या करना भाई, रूट कर देंगे जी, लंबाई का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे भाई। यहां तक की साथी कोई डाउट भाई, जल्दी बताओ भाई। उम्मीद करता हूं ये सभी को समझ आया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगला पॉइंट आप सभी के सामने क्या भाई, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलो भाई, अगला पॉइंट हमारा क्या भाई, हमने वर्ग पढ़ा जी, आयत पढ़ा। अब चलते भाई समानांतर चतुर्भुज पर चलते भाई, उसके बाद हम समलंब करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे भाई, सम चतुर्भुज करेंगे, रोम्बस चलेंगे भाई, ठीक है ना। तो समान चतुर्भुज चलते हैं भाई, चलो भाई, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज कैसे आ करते होते देखो भाई, कि हमारे पास जिस समांतर चतुर्भुज कैसे आ करते होते देखो भाई, कि समांतर चतुर्भुज ये होता जी, एक हमारा आयत था भाई, क्या था, एक आयत था जी, ठीक है। ये हमारी समांतर चतुर्भुज हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, समांतर चतुर्भुज। और इंग्लिश वाले लिख लेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे इसको, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमारी क्या भाई, लंबाई है, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये इसकी क्या भाई, हाइट है, ये क्या इसकी, ये हाइट है, ठीक है। अगर हमें इसका एरिया निकालना है ना भाई, अगर हमें पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना है ना, तो एरिया हो जाएगा इसका बेस इंटू हाइट भाई, क्या हो जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा जी बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अगर हमें इसका परिमाप निकालना है, क्या निकालना भाई, पैरामीटर निकालना, और परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा जी वही, इसके अंदर 2 लंबाई 2 चौड़ाई है, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ जाएगा भाई, लंबाई प्लस के चौड़ाई आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा भाई, लंबाई प्लस के चौड़ाई आ जाएगा। यहां तक किसी को डाउट भाई, क्लियर है ना भाई, एक बार जल्दी से बता दे भाई। तो यहां से हमने क्या क्या पढ़ा भाई, हमने समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया भाई, ठीक है ना। अब हम चलते हैं भाई समचतुर्भुज पे भाई, जिसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं भाई, समचतुर्भुज भाई। तो समचतुर्भुज कैसे आ करती थी भाई, एक आपका वर्ग जैसे आ करती होती भाई, ये हमारा एक समचतुर्भुज हो जाएगा भाई, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती भाई, ठीक है ना भाई, एक वर्ग जैसे आ करती हो जाएगी आपकी समचतुर्भुज, जिसको क्वाड्रिलेटर कहते हैं भाई, ठीक है भाई। ये हो जाएगा हमारा समचतुर्भुज, क्या हो जाएगा भाई, समचतुर्भुज हो जाएगा और क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा भाई, ठीक है ना भाई, ठीक है। अब इसके अंदर एक खास बात होती है भाई,
क्या खास बात होती है भाई, इसके अंदर हमारा कोऑर्डिनेटर हो जाएगा ना भाई, ये थोड़ा ना भाई, अगर मैं इसको इस शेप को थोड़ी चेंज करता हूं भाई, कैसे चेंज करें भाई, थोड़ी इसको रोटेट करते हैं, इस शेप को इस प्रकार रोटेट कर देते हैं भाई, इसको नहीं रोटेट हुई भाई, चलो भाई दोबारा देखते हैं। चलो बना ही लेते हैं भाई दोबारा इसको। देखो भाई क्या हो गया भाई, इसको हटेगा नहीं क्या ये। देखो भाई हमारा जो समचतुर्भुज होता है ना भाई, क्वाड्रिलेटर कैसे होता है भाई, कि जो हमारा एक वर्ग होता है ना भाई, वर्ग को हमने थोड़ा धक्का दे दिया, भुजाएं तो सभी बराबर है भाई, ठीक है, लेकिन इसके अंदर खास बात क्या है, इसके डायगोनल बराबर नहीं होंगे। जो ये वाले डायगोनल है ना भाई, इनकी भुजा तो बराबर होंगी, लेकिन जो डायगोनल है विकर्ण बराबर नहीं होंगे। अगर इसकी भुजा ए है, ए है, ए है और ए है, भुजा तो बराबर होंगी लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होंगे, ये हमारा हो जाएगा समचतुर्भुज भाई, और जिसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल भाई, ठीक है ना। क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटर कहेंगे। तो सबसे पहले जिसके अंदर अगर एरिया की बात करें ना भाई, अगर हम इसका एरिया निकालना है तो एरिया हमारा हो जाएगा 1/2 गुणा में d1 गुणा में d2 हो जाएगा। अब कोई d1 d2 क्या है, d1 d2 हमारे क्या भाई विकर्ण है। पहला विकर्ण जिसको नाम दे दिया हमने भाई d1 हो जाएगा जी, दूसरा विकर्ण उसको नाम दे दिया d2। एक विकर्ण d1 एक d2 है, विकर्ण बराबर नहीं होंगे, ये बात याद रखना भाई, विकर्ण इसके अंदर बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर जी परिमाप की बात करें, किसकी बात करें भाई, परिमाप की बात करें, पैरामीटर की बात करें, तो पैरामीटर सभी भुजाओं का योग हो जाएगा, और पैरामीटर कितना आएगा भाई 4a हो जाएगा, ये इसका पैरामीटर हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट भाई, क्लियर है ना भाई। चलो भाई अब अगले पॉइंट पर चलते भाई, हमने चतुर्भुज भी कर ली भाई, अब अगला पॉइंट क्या भाई, अगला पॉइंट हमारे पास है भाई सर्कल और सेमी सर्कल भाई, वृत्त और अर्धवृत्त पे चलते हैं भाई। अब वृत्त हमारे पास भाई, जिसको हम क्या कहेंगे भाई सर्कल कहेंगे, ठीक है भाई। एक यहाँ पे लिख देता हूं भाई अर्धवृत्त हो जाएगा भाई, अर्धवृत्त हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे भाई सेमी सर्कल, क्या कहेंगे भाई सेमी सर्कल कहेंगे, ठीक है। अब देखो अर्धवृत्त हमारा वृत्त कैसे, अगर तो ये हमारा वृत्त हो जाएगा जी, ठीक है। अगर वृत्त है तो इसके अंदर रेडियस भी मिलेगी भाई, और रेडियस क्या हो जाएगी भाई, ये वाला इसका जी पूरा डायमीटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई। अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी भाई, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगी, इसका जो डायमीटर है वो हो जाएगा, ठीक है भाई। अब रेडियस कितनी होती है भाई, रेडियस तो याद ही होती है कि यहाँ से ना भाई ये वाली इसकी रेडियस हो जाएगी जी, ये भी रेडियस हो जाएगी। सबसे पहले हमसे पूछ सकता कि वृत्त है ना उसका एरिया क्या होगा, वृत्त का एरिया पूछेगा तो एरिया हो जाएगा जी हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट पूछ सकता जी हमसे, क्या पूछ सकता भाई कि वृत्त है ना जी उसका परिमाप क्या होगा, ठीक है ना भाई, इसका सरकमफेरेंस कहते हैं, जिसको परिधि कहते हैं, परिमाप कह सकते हैं भाई। आपसे परिधि भी पूछ सकता भाई, क्या पूछ सकता है जी परिधि पूछ सकता, कि आपको जी आपने परिधि परिमाप तो बताया ही नहीं, तो परिधि परिमाप पूछ सकता है, इंग्लिश में सरकमफेरेंस हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी भाई 2πr हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2πr हो जाएगी, ठीक है भाई। अभी यहां से ना किस पे चलते हैं भाई, अगर एक फॉर्मूला आता भाई कि पहिया ना भाई चक्कर लगाता जी, तो इतने चक्कर लगा कितनी दूरी तय करेगा, एक वही पॉइंट यहाँ पे नोट करवा देता हूँ भाई। अगर हमें पहिए के चक्कर निकाले भाई कितनी दूरी तय करेगा, तो पहिया एक चक्कर में दूरी तय करेगा 2πr, और गुणा में n चक्कर में कितनी दूरी पारेगा, दूरी के बराबर आ जाएगा भाई। एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, कि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भाई, एक पहिया है जिसकी रेडियस 42 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता भाई, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और वह 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना भाई, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना कि 2πr इंटू n बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस के बराबर है, ये फॉर्मूला में अप्लाई करना भाई। क्या सभी को क्लियर है। चलो भाई अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई, अगला पॉइंट अर्धवृत्त पर चलते हैं। अर्धवृत्त कैसे क्या करती होती है भाई, ये वाला हमारा अर्धवृत्त हो जाएगा भाई, ये हमारा अर्धवृत्त हो जाएगा, ये वाली इसकी रेडियस हो जाएगी जी, ये रेडियस है ये भी रेडियस है। तो सबसे पहले हम इसके एरिया की बात करते हैं भाई। अब एरिया की बात करें, अगर पूरे वृत्त का एरिया जी πr स्क्वायर है, तो अर्धवृत्त का एरिया क्या हो जाएगा जी आधा हो जाएगा, तो πr स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, πr स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर परिधि की बात करें जी, परिधि की बात करें या किसकी बात करें भाई, पैरामीटर परिमाप की बात करें, परिधि की बात करें, एक ही बात है भाई,
तो परिमाप जी यहाँ से अगर 2 पाई आर है तो आधी की हमने पाई आर हो जाएगी, ये तो आधी की पाई आर हो जाएगी जी। लेकिन जो ये रेडियस है ना भाई, ये पूरा डायमीटर है, तो ये 2 रेडियस है, तो प्लस में 2r भी तो ऐड होगा ना भाई। ये गलती मत करना, अगर यहाँ पे एरिया पाई आर स्क्वायर बटे 2 किया है तो यहाँ पे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ से आर कॉमन लें, ये हो जाएगा भाई पाई प्लस के 2, कितना हो जाएगा, पाई प्लस के 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारे अर्धवृत्त की क्या आ जाएगी भाई, सरकमफेरेंस आ जाएगी, कितने आएगी, पाई आर प्लस के 2, आर तो आर कॉमन ले लिया, पाई प्लस के 2 बचेगा भाई, कितना बचेगा, पाई प्लस के 2 भाई। क्लियर है ना। चलो भाई अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई, हमने ये कंप्लीट कर लिया भाई। अब मेंसुरेशन 3D पे चलते हैं भाई, ठीक है ना भाई। हम इंपॉर्टेंट जल्दी जल्दी करेंगे भाई, कि सभी क्वेश्चन करने हैं भाई इंपॉर्टेंट। जब भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना भाई, आपका क्वेश्चन गलती नहीं होगा। अब गनाब पे चलते भाई, गनाब होता है ना भाई, तो गनाब के अंदर अगर वॉल्यूम होता है भाई, अब 3D करते होते हैं ना, जिसके अंदर हम क्या होता है, एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे भाई, एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गनाब के आयतन की बात करें जी, गनाब के अंदर क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा जी। गनाब के अंदर जी टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है जी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा जी हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हमसे पूछे जी करव सरफेस एरिया, क्या पूछे भाई, कि करव सरफेस एरिया हो जाएगा गनाब का भाई, ठीक है। अब गनाब का ना भाई आयतन की बात करें ना भाई, तो गनाब का आयतन कितना आएगा भाई, गनाब का आयतन हो जाएगा जी लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा भाई, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को डाउट भाई। अगर यहाँ से ना भाई टोटल सरफेस एरिया की बात करें भाई, किसकी बात करें, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, तो टोटल संपूर्ण हो जाएगा भाई, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 इंटू में, ये हमारी हाइट है, ये लंबाई है, चौड़ाई है, तो 2 इंटू में LB प्लस के BH और प्लस के क्या हो जाएगा भाई HL हो जाएगा। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे भाई संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे भाई, क्या कहेंगे जिसको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल करेंगे भाई। उसके बाद हम करव सरफेस एरिया की बात करें भाई, करव सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई गुणा में ऊंचाई हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई गुणा में ऊंचाई हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, गनाब का टर्म करव सरफेस एरिया हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अगर गनाब का हमसे विकर्ण पूछ ले भाई, क्या पूछ ले जी हमसे, गनाब का विकर्ण भी पूछ सकता है भाई, क्या पूछ सकता है, विकर्ण पूछ सकता है या डायगोनल पूछ सकता है भाई। तो डायगोनल क्या हो जाएगा भाई, हमें लंबाई का स्क्वायर करना है जी, चौड़ाई का स्क्वायर करना और ऊंचाई का स्क्वायर करना है, और इसका रूट ले देंगे। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा विकर्ण पे, कि हम एक रूम के अंदर ना, एक कमरे के अंदर बड़ी से बड़ी छड़ रखनी है, उस छड़ की लंबाई क्या होगी, तो हम क्या करेंगे भाई डायगोनल निकाल लेंगे, क्या करेंगे भाई, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे भाई, डायगोनल निकाल लेंगे। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर क्या भाई, एक बार सभी साथी जल्दी से बताएं भाई। अगले पॉइंट पर चलते भाई, अगला पॉइंट हमारे पास क्या भाई, घन है। घन को इंग्लिश में इसको कहेंगे क्यूब कहेंगे भाई, और ये हमारा क्या होता है भाई क्यूबॉइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, क्यूबॉइड हो जाएगा भाई, ठीक है ना, ये भी लिख लेना। अब घन कैसे, अगर जिसके अंदर सभी भुजाएं बराबर होती है, तो सबसे पहले इसके आयतन की बात करें, आयतन हो जाएगा जी A क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा A क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास पूछ सकता भाई, क्या पूछे जी, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट हमसे पूछ सकता है इसका करव सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, और एक हमसे पूछ सकता है विकर्ण क्या होगा भाई, क्या पूछ सकता है हमसे, विकर्ण क्या होगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर भाई, क्योंकि जो हमारा घन होता है उसकी 6 भुजाएं होती, कितनी भुजा होती, 6 भुजा होती जी, और 6 की 6 भुजा बराबर होती भाई, 6 की 6 भुजा बराबर, चारों तो हमारी दीवार होगी, एक छत हो गया, फर्क जैसे हमने एक पासा देखा है ना भाई, वो घनाकार का होता भाई, सभी सेफ उसकी बराबर होती, ठीक है। टोटल सरफेस करव सरफेस नहीं बात करना, वो होता भाई 4 स्क्वायर भाई, क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट आपका विकर्ण पूछ सकता है, आपसे क्या पूछे, विकर्ण पूछे, और विकर्ण क्या हो जाएगा भाई A√3 हो जाएगा, विकर्ण क्या हो जाएगा भाई A√3 हो जाएगा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर क्या भाई, जल्दी से बताए भाई, फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलो भाई अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। अगला पॉइंट देखो भाई, गोला और अर्धगोला, ये हमारी 3D के शेप है भाई, गोला है और अर्धगोला भाई, ठीक है ना।
वहां पे क्या लिख दिया था भाई हमने, 2D आकृति की उसमें, हाँ अर्धवृत्त। ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, ये हमारा गोला है और अर्ध गोला। तो यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम की बात करें, आयतन कितना आएगा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ये इसका जी आयतन हो जाएगा। अगर यहाँ से जी टोटल सरफेस एरिया और हमसे पूछे करो सरफेस एरिया, कि टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और कराव सरफेस एरिया होगा हमसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर आपसे संपूर्ण पूछे ना तो आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है, आपको कराव पूछे ना तो आपको क्या बताना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कराव सरफेस एरिया। बात एक ही भाई, इंग्लिश में हमारा कराव सरफेस एरिया हो जाएगी, हिंदी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब गोले के अंदर क्या खास बात है भाई, कि जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता जी वो होता जी पाई आर स्क्वायर, क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका जी खास बात ये है कि दोनों ये बराबर होते हैं भाई, 4 पाई आर स्क्वायर दोनों बराबर होती है, टोटल सरफेस एरिया और कराव दोनों बराबर होते हैं। अब पॉइंट पर चलते हैं अर्धगोला। अर्धगोला होता है जी हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा अर्धगोले का पाई आर क्यूब भाई। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि एक अर्धगोला है भाई, एक हेमिस्फीयर है भाई, हेमी सर्कल है भाई, स्फीयर है, जिसकी रेडियस आपको दे भाई 7 सेंटीमीटर दे, उसका वॉल्यूम क्या होगा, क्या पूछ सकता है भाई इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो मैं फॉर्मूला याद तभी तो कर सकते हैं ना भाई, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, और क्या पूछ सकता है भाई करो सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा जी इसका 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा जी 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगला पॉइंट हमसे कराओ सरफेस एरिया पूछे, क्या हो जाएगा भाई, कराओ हो जाएगा जी 2 पाई आर स्क्वायर भाई, कराओ क्या हो जाएगा भाई 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। अगला हमारा बेलन है भाई, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहेंगे सर्कल कहेंगे भाई, सॉरी क्या कहेंगे भाई, बेलन को सिलेंडर कहेंगे भाई, क्या हो जाएगा ये सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये इसकी हाइट हो जाएगी, जी इसकी रेडियस हो जाएगी। तो सबसे पहले इसकी वॉल्यूम की बात करें ना भाई, तो वॉल्यूम हो जाएगा जी बेलन का पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके अंदर दो चीज पूछ सकता है आपसे, क्या क्या जी, एक तो इसमें पूछे जी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक हमसे पूछे कि कराओ सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसके अंदर ही संपूर्ण कराओ ये आ जाएगा। देखो भाई यहाँ से मैं साफ साफ देखिए, ये हमारा एक सर्कल होता है जी और ये सर्कल होता है भाई। जब हम अंदर वाली सतह को ले लेना भाई, जैसे मैंने ब्लैक पेन चलाया ना भाई, अगर इसके अंदर वाली सतह को ले लेना भाई, अगर इसके अंदर वाला पार्ट ले ले, ये हमारा हो जाएगा करो सरफेस एरिया। इसका एरिया पूछे तो ये हो जाएगा जी 2 पाई आर एच हो जाएगा। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया पूछेगा ना तो इसको तो लेंगे इसको तो लेंगे जी, और प्लस में साथ क्या लेंगे भाई, जो हमारे दो सर्कल उसको भी लेंगे, और एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो दो सर्कल का एरिया कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा जी। अगर 2 पाई आर स्क्वायर है तो अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, 2 पाई आर कॉमन लेता हूँ भाई, 2 पाई आर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा भाई आर प्लस के एच बचा, ये हमारा इसका एरिया हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते, कोण भाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जी कोण हो जाएगा शंकु हो जाएगा भाई। ये फॉर्मूला रिवाइज कर लेना भाई, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आप चाहे किसी का भी एग्जाम दो लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब शंकु होता है भाई, ये हमारा कोण कहते हैं इसको। तो वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम हमारा हो जाएगा जी आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा भाई। देखो शंकु के अंदर खास बात होता क्या होता भाई, ये हमारी इसकी जी रेडियस होती है, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये वाली जो हाइट है ना भाई ये हमारी जी लेटरल हाइट है, कौन सी तिर्यक ऊंचाई भाई, लेटरल हाइट तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पूछ सकता है जी कराओ सरफेस एरिया क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा जी पाई आर एल, पाई आर एल हो जाएगा। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया पूछेगा इसी की तरह बताया था भाई कि इसका जो एरिया अंदर वाला है ना भाई, ये इसका जी करो सरफेस एरिया है, इसके अंदर करो कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर करो ये वाला हो जाएगा जी, इसके अंदर जो ब्लैक वाला है ना भाई ये इसका करो हो जाएगा पाई आर एल। लेकिन संपूर्ण में तो पूरा आएगा ना, तो ये पाई आर एल तो आएगा, प्लस में जी वृत्त का एरिया और जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं पाई आर कॉमन ले लेता हूँ, पाई आर हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा भाई एल प्लस आर, कितना बचा भाई एल प्लस आर बचा। जो ट्रिपलेट लिखवाए थे मैंने, अगर आगे लिखवाऊंगा भाई ट्रिपलेट है आपके पास, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई हुए कैसे भाई, अगर आपसे कह दे कि रेडियस है ना जी, इसकी रेडियस है भाई 4 है जी, और इसकी हाइट अगर 3 है भाई, हाइट कितनी भाई 3 है, और हमसे पूछे इसकी लेटरल हाइट क्या होगी तो डायरेक्ट बता सकते भाई 5 हो जाएगी। अगर आपसे पूछे जी ये भुजा 6 है ये भुजा 8 है तो इसकी लेटरल हाइट क्या होगी 10 होगी। अगर ट्रिपलेट याद है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। क्लियर है भाई। तो हमने मेंसुरेशन भाई 2D और 3D के कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन कर लिए हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। अगला पॉइंट क्या वो देखो भाई, अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई, परसेंटेज है भाई। अगले चैप्टर पे चलते भाई, आपका परसेंटेज प्रतिशत भाई, ठीक है ना। प्रतिशत के अंदर क्या है भाई,
प्रतिशत के अंदर हमें फ्रैक्शन याद होनी चाहिए भाई, जिसको हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। कि मैं जो फ्रैक्शन दी भाई, तो यहाँ पे दो चीज हमें याद रखना है प्रतिशत के अंदर भाई। अगर हमें परसेंटेज बढ़ाना कैसे है और परसेंटेज को हटाना कैसे है। अगर हमारे पास जी 100% है, कितना भाई 100% है, या हमारे पास क्या भाई 1 है। अगर 100% है, अगर परसेंटेज हटाना है ना तो 100 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा जी 100/100 हो जाएगा, 100 से 100 कटेगा 1 आ जाएगा। अगर हमारे पास 1 है जी, अगर परसेंटेज बढ़ाना है ना तो आप 100 से गुणा कर दो, तो ये हमारा जी 100% हो जाएगा। कितना आएगा 100% हो जाएगा। कोई भी सब संख्या होती है अपने में 100% होती है, तो आपको बता दिया दो चीज हमें आनी चाहिए। अगर परसेंटेज बढ़ाना है तो 100 से गुणा कर दो, हटाना है तो 100 से भाग कर दो भाई। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, अगर परसेंटेज क्या करना है, एक तो बनाना है भाई परसेंटेज, एक परसेंटेज ये हटाना है। अगर बनाना है तो गुणा में 100 कर दो भाई, और हटाना है ना तो भाग में 100 कर दो भाई, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन कैसे काम आएंगी भाई, आपके पास ये फ्रैक्शन दीजिए, जैसे आपके डायरेक्ट है भाई 1% 1/100 हो जाएगा, 6 से 1/4% 1/16। हमें याद कैसे करने, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन दे दिया भाई, क्या दे दिया, क्वेश्चन ये दे दिया भाई कि 64 का 6 से 1/4% कितना होगा, 6 से 1/4% कितना होगा। अगर फ्रैक्शन याद है जी 6 से 1/4 1/16 होता है ना भाई, तो हम बिल्कुल 1 सेकंड में निकाल सकते हैं भाई कि 64 का 1/16 हो जाएगा जी 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा तभी होगा जब हमें फ्रैक्शन याद है। हमसे ये पूछ सकता भाई, क्या पूछ सकता है हमसे जी, हमसे पूछे कि क्वेश्चन में मेरी 100 है, उसका 96% क्या हो जाएगा भाई, ठीक है ना, उसका 96% तो 96 हो जाएगा भाई, कोई बात नहीं। कि अगर फ्रैक्शन याद है ना भाई, तो हम डायरेक्ट आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है ना भाई, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन आपके पास आ गया भाई, कैसे पर्सन आया भाई, क्वेश्चन में ये आ कि 216 का कितना पूछ लिया भाई, 16 से 2/3% क्या होगा, 216 का 16 से 2/3% क्या होगा। तो हमें पता भाई 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है जी, इसका मान 1/6 है, तो 216 का हम 1/6 निकालेंगे, 6 3 18 आएगा, 6 3 18 और 6 6 36 आएगा, तो इसका जवाब कितना आएगा भाई 36 आएगा। ये तभी समोडर जब हम डायरेक्ट फ्रैक्शन याद करेंगे, क्वेश्चन में ऐसे करेंगे ना तो हम टाइम बचेगा भाई। क्लियर है ना, तो आपको ये फ्रैक्शन याद करनी भाई, आप इसको नोट कर सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। अगला पॉइंट आप सभी के सामने क्या भाई, अब यहां से देखो भाई, हमें क्यूब याद होनी चाहिए भाई, हमें कम से कम 15 तक तो क्यूब याद होने चाहिए भाई। क्योंकि अगर डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भाई, क्या आ जाए कि जैसे आपको ये दे दे भाई 1728 दे दे कि ये किसका क्यूब है भाई, तो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए भाई 12 का क्यूब है, हम क्यूब निकाल के नहीं देखेंगे। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया भाई कि हमारे पास जी क्यूब आपको याद करने में आपको 30 तक क्यूब है भाई, लेकिन आपको ना भाई कम से कम आपको 15 तक तो क्यूब याद होने चाहिए भाई, क्योंकि सभी को ना भाई 10 तक तो क्यूब याद ही पा जाएंगे भाई। 11 का क्यूब 13 से 31 होता है जी, 12 का 17 28 होता है, 13 का क्यूब 21 97 होता है भाई, 14 का 27 44, 15 का 33 75। क्यूब क्या होता है भाई, देखो क्यूब का मतलब होता है कि एक जैसे हमारे पास एक संख्या जी 2 है, अगर इसका क्यूब करें, क्यूब 2 की पावर 3 का मतलब यही है भाई कि 2 की हमने जी 3 बार गुणा की है, और 3 बार गुणा कितना आया भाई 8 आया, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। उसी प्रकार अगर 6 की मैं 3 बार गुणा करता हूं तो ये आ जाएगा जी 216, और 216 को हम क्या लिखते हैं भाई 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है भाई, तो ये तो हमारे क्यूब हो जाएंगे भाई, ये आपके एग्जाम में भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट काम आएंगे भाई, ठीक है ना। सुकेर पर चलते भाई, हमें कम से कम सुकेर भी याद होने चाहिए। तो 30 तक आपके सुकेर है भाई, सुकेर जैसे आपका 1 का स्केर 1 है, 2 का स्केर 4 है, 11 का स्केर 121 है, सुकेर भी आपको याद होने चाहिए भाई, ठीक है ना। आपको सुकेर भी याद होने चाहिए। अगर सुकेर निकालने हैं ना भाई, वो भी सिखा देता हूँ भाई मैं। जैसे आपको किसी भी संख्या का सुकेर निकालना भाई, जैसे हमने ले लिया जी, हमने जैसे अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है, अगर उसका स्केर निकालना कैसे निकालेंगे, जैसे 5 का स्केर 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 5 का स्केर 25, और 2 से आगे क्या आता है भाई 3 आता है, 2 3 6 हो जाएगा, अगली वाली संख्या के साथ गुणा कर दो 25 का स्केर आ जाएगा। जिस संख्या के लास्ट में जैसे 5 है भाई, जैसे 35 है, जिसका स्केर कैसे निकालेंगे, 5 का स्केर 25 हो जाएगा भाई, 3 से आगे क्या आता भाई 4 आता, दोनों की गुणा करा दो, 4 3 12 12 25 आएगा। ये रूल अप्लाई होगा जिस संख्या के लास्ट में 5 उस पे। लेकिन अब एक यूनिक तरीका बताऊंगा जो सभी पे अप्लाई होगा, वो तरीका क्या भाई, जैसे हमारे पास आया जी, हमें निकालना भाई किसका स्क्वायर निकाल, जैसे हमने जी 33 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो भाई, 3 का स्क्वायर हो जाएगा जी 9, पेयर में लिखना भाई 0 9 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब दोनों की गुणा करो, 3 3 9 और 2 गुणा कर दो भाई 18 हो जाएगा, 18 यहाँ पे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 1 10 आएगा, तो 33 का स्क्वायर 1089 आएगा। उसी प्रकार आपसे किसका पूछे भाई, जैसे आपसे 52 का पूछ लिया भाई,
तो 52 का कैसे हो जाएगा, देखो भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा जी, पेयर में लिखो 0 4 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब दोनों की गुणा करके 2 गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो 20 इसमें जोड़ेंगे तो इस साइड से एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे तो यहाँ पे 20 जोड़ देंगे जी, ये आ जाएगा 4 आएगा, 0 आएगा, 5 और 2 7 आएगा, 27 0 4 आएगा। इसी प्रकार आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्लियर है ना भाई। चलो अब अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। अगला पॉइंट क्या वो देखो भाई, अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। अगला पॉइंट हम एचसीएफ से लेते हैं भाई, एचसीएफ और एलसीएम भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा भाई एचसीएफ और एलसीएम। अब एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है भाई, वो देखो कि जैसे मैं फॉर्मूला रिवाइज करें, फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके अंदर ये भाई कि दुनिया की किन्हीं भी 2 संख्याओं की गुणा है ना भाई, उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होगी भाई। चाहे आप कोई सी भी संख्या ले लेना भाई, किन्हीं भी 2 संख्याओं को ले लेना, उन 2 संख्याओं की गुणा उनकी एचसीएफ और एलसीएम गुणा के बराबर होगी। और एग्जाम क्वेश्चन कैसे आएगा देखो भाई, क्वेश्चन इस प्रकार है भाई कि जी एक संख्या हमारी जी 20 है और उन संख्याओं का एचसीएफ दे देगा भाई आपको और एलसीएम दे देगा, ठीक है ना भाई। और हमसे पूछ लेगा कि दूसरी संख्या क्या होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा क्योंकि इन 4 चीज में से ना आपको एक चीज गायब मिलेगी और वही हमें चीज निकालनी है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या भाई, हमसे ना जी कि फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम पूछ सकता है भाई। क्या पूछ सकता है जी, अगर हमसे फ्रैक्शन का क्या पूछे भाई, एचसीएफ पूछे और एलसीएम। कैसे भाई कि एक संख्या हमारे पास एचसीएफ एक्स और वाई की फॉर्म में है, जिसको इसका हमें एचसीएफ निकालना, क्या निकाला भाई, एचसीएफ निकालना है। और एक्स वाई की फॉर्म क्या होती है भाई, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है जी। अगर इसका हमें एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालना हो क्या करेंगे भाई। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, नोट कर लेना। जब भी आपके पास क्या पूछे भाई कि आपको एक फ्रैक्शन दिया और उसका एचसीएफ पूछे ना, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले का आपसे एचसीएफ पूछा भाई, ऊपर वाले का हमें एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का क्या निकालना भाई, एलसीएम निकालना है। उसी प्रकार अगर एलसीएम पूछे ना तो मैं ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे वाला का क्या निकालना भाई, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा, हमें फ्रैक्शन दे दी भाई 3/5 दे दिया जी, 4/5 दे दिया और 1/6 दे दिया। हमसे क्वेश्चन ने पूछा जी इसका एचसीएफ क्या होगा, क्या पूछा इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ ऊपर वालों का हमें एचसीएफ बताना है, ऊपर वाला का एचसीएफ तो जी 1 हो जाएगा, नीचे वालों का एलसीएम बताना है। 6 और 5 का एलसीएम इनका कितना आएगा जी 30 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/30 आएगा। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। इसी प्रकार एलसीएम पूछ सकता है भाई, तो इसमें एलसीएम क्या पूछ सकता है भाई, अगर यही फ्रैक्शन दे पूछे एलसीएम क्या होगा, तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वाला का एलसीएम तो जी 12 आ जाएगा और नीचे वाला का सॉरी यहाँ पे एचसीएफ लिख लेना भाई, हमने मिस्टेक कर थोड़ी, यहाँ पे आपका एचसीएफ आ जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ आएगा। तो नीचे वाला का एचसीएफ कितना आएगा भाई, 1 हो जाएगा। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होएगा। क्लियर भाई यहाँ तक। चलो भाई एक बार पानी पी लेता हूँ भाई मैं, फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। अगला पॉइंट आप सभी के सामने क्या है भाई, चलो भाई अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या वो देखो, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं भाई कि अगर हमसे फ्रैक्शन देना भाई, हमसे क्या पूछे जी भिन्न दे, भिन्न को क्या कहेंगे भाई, फ्रैक्शन कहेंगे। हमें कोई फ्रैक्शन दे दी भाई, जैसे दे दिया जी 2/3 दे दिया, ठीक है ना भाई, हमसे जी 3/4 दे दिया, या हमें दे दिया 4/5। और हमसे ये पूछ सकता है इनमें कौन सी भिन्न छोटी कौन सी भिन्न बड़ी है। क्या पूछे भाई, हमसे जी पूछे कि कौन सी भिन्न छोटी कौन सी भिन्न बड़ी है, या इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि कहेंगे कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो सिंपल सा तरीका बता दो भाई, अगर हमें फ्रैक्शन दिया और हमसे पूछे बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है, तो सिंपल सा तरीका बताता हूं भाई कि जो अंश होता है ना उसके पीछे 2 जीरो लगा के भाग दे दो भाई, अंश के पीछे 2 जीरो लगा के भाग दे दो। जो भी हमारा भागफल आएगा ना, जो बड़ा भागफल आएगा वही हमारी बड़ी संख्या होगी। देखो जो पूरा पूरा भाग जाए दे दो भाई, नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जहां तक जाए वहां तक दो। यहां से भाग देंगे 3 से जाए, 3 से 18 जी, 3 से 18 लगभग 66 पे गया। यहाँ से भाग जाए 4 से 28, 4 5 20 75 पे गया। ये गया जी 5 से 8 पे गया भाई। इनमें बड़ी कौन सी भाई, ऊपर भागफल बड़ा किसका है भाई, बड़ा इसका है ना भाई, 4/5 बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटी क्या है भाई, ये छोटी हो जाएगी। अगर हमें जी कि आरोही क्रम में लगाना है ना भाई, आरोही क्रम होता हमारा बढ़ता क्रम, पहले सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी, तो हमारी आरोही क्रम में है भाई, असेंडिंग ऑर्डर में है। लेकिन घटते हुए क्रम में लगाना, हमें अवरोही क्रम में लगाना है, तो किस प्रकार लगाएंगे, सबसे पहले हमारा 4/5 आएगा भाई, अवरोही मतलब पहले बड़ा फिर छोटा छोटा, फिर हमारा 3/4 आएगा और फिर 2/5 3 आएगा भाई। क्लियर है ना भाई, यहीं पे आपको नोट करवा दी भाई। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। अगला पॉइंट आपसे क्या पूछ सकता है वो देखो भाई। अगला पॉइंट ये भाई आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री से भी कुछ पूछ सकता है भाई। क्या पूछ सकते देखो भाई, आपसे वैल्यू दे सकता है भाई कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका एकदम इतना ही पूछ सकता है। कुछ तो मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ भाई, कैसे, sin² थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा है ना भाई, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। एक होता है हमारे पास भाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। ये हमसे पूछे सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ जाएगा। यही से फॉर्मूला बढ़ा सकते हैं कि अगर हमें साइन स्क्वायर का मान चाहिए ना तो कोस स्क्वायर दूसरी साइड चला जाए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर भाई, ठीक है। अब हमें पता भाई साइन थीटा होता जी हमारा, साइन थीटा है, कोस थीटा है और टेन थीटा। भाई साइन का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, कोसिकेंट हो जाएगा जी। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, सिकेंट हो जाएगा। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, कोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कोट हो जाएगा। ये काम कैसे आएंगे वो देखो। और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता भाई, हमसे पूछ ले जी टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा, क्या हमसे पूछ ले भाई कोट 45 का मान क्या होगा, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू याद करनी भाई कि साइन 0 जी 0 पे 0 होता भाई, 30 पे 1/2, 45 पे रूट, ये रूट 45 पे 1/2 आएगा भाई। यहाँ पे थोड़ी करेक्शन है भाई, 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 60 पे √3/2 फिर 1 हो जाएगा भाई, फिर cos 0 1 हो जाएगा, √3/2 यहाँ पे 1/2 आ जाएगा भाई, ठीक है ना। थोड़ी मिस्टेक है भाई, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, सॉरी 1/√2 आएगा भाई। कितना आएगा 1/√2, ये भी 1/√2 हो जाएगा भाई। इसी प्रकार भाई यहीं पे भाई टेन 0 0 टेन 30 1/√3 हो जाएगा भाई। थोड़ी करेक्शन है भाई, कोई बात नहीं भाई, नोट कर लेना, ये √3 हो जाएगा भाई। यहाँ पे कोसिकेंट आपका भाई कोस है भाई, कोसिकेंट है भाई आपका ये, ठीक है ना भाई। कोसिकेंट आपका भाई ये इन्फिनिटी हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू थोड़ी मिस्टेक है भाई, मैं दोबारा लिख देता हूँ भैया, तो ठीक है ना। चलो भाई तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता भाई, इनका वैल्यू पूछ लेगा भाई, इनका मान क्या हुआ, क्या पूछा डायरेक्ट इनसे मान पूछ सकता भाई। जैसे आपसे पूछ ले जी साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, कहोगे जी √3/2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से आपकी वैल्यू निकाल देता हूँ एक बार। ये देखो भाई, ये आपकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। तो आपको ये भाई नोट कर लेना भाई, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। आपकी वैल्यू दे रखी साइन 0 0 होता है 1/2 होता है, 1/√2 हो जाए 3/2 1/2 भाई। हमें तीन ही वैल्यू याद रखनी भाई, फिर हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ये हमारी वैल्यू भाई, क्लियर है ना। चलो भाई अब अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। अगला पॉइंट क्या वो देखो भाई, दूसरी बात यहीं पे एक और बात देता हूँ भाई, मैं अगले पेज पर बता देता हूँ भाई कि जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारी राइट एंगल ट्रायंगल आती है भाई, जो इंपॉर्टेंट है भाई कि आपसे एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा इस प्रकार से, और हमें कहेगा ये हमारा कर्ण है जी, क्या भाई हमारा जी हाइपोटेनस है, कर्ण हो जाएगा भाई हमारा। ये हमारा बेस है जी, ये हमारा परपेंडिकुलर है। हमसे पूछे कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा जी बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, उसका रूट ले देंगे। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दे दी भाई आपके पास, ठीक है भाई। इसकी भुजा जी एक भुजा 6 है, एक 10 है, एक भुजा 6 है, एक 8 है और एक 10 है। हमसे पूछे इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, क्या पूछे भाई त्रिभुज का एरिया, तो आपको एरिया का फॉर्मूला बताया था भाई। अगर हमारे पास आधार और ऊंचाई है ना तो एरिया निकाले फॉर्मूला 1/2 गुणा में बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ 1/2 गुणा में बेस हमारा 8 हो जाएगा जी, हाइट हमारी 6 हो जाएगी, तो एरिया आ जाएगा 2 3 6 24 आ जाएगा जी। एरिया कितना आएगा 24 आएगा। इसके अंदर भी ट्रिपलेट का महत्वपूर्ण योगदान है, ट्रिपलेट बहुत जगह काम आएंगे। अब ट्रिपलेट क्या वो देखो भाई, ट्रिपलेट और बताता हूँ आपके क्या क्या है भाई। देखो ट्रिपलेट हमारे पास ये है जी, ये हमारे पास ट्रिपलेट है। ये हमारी जो बड़ी भुजा कर्ण होती है भाई, बड़ी भुजा कहते कर्ण होती है। डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आया एग्जाम में कैसे है भाई कि एक त्रिभुज दे दी भाई, आपको क्या दे दिया भाई कि एक ट्रायंगल दे दीजिए, ये त्रिभुज दे दी, और हमसे कहे कि जी इसकी भुजा है ना, एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, एक 40 सेंटीमीटर है, जो ये वाली भुजा क्या होगी। लेकिन हमें पढ़ा हुआ ये ट्रिपलेट की भुजाएं हैं 9, अगर एक भुजा 9 एक 40 है ना तो ये डेफिनेट 41 होगी भाई। क्या होगी, डेफिनेट 41 होगी। ये ट्रिपलेट है, जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है ना भाई वो मैं याद कर लेना भाई। 5 12 13 भाई, ठीक है ना। 20 21 29 है भाई आपका, 7 24 25 है भाई, 8 15 17 भाई, जो काफी बार एग्जाम में यूज होती है भाई। क्लियर है ना। बताओ भाई जल्दी से अगले पॉइंट पर चले भाई। अगला पॉइंट क्या वो देखो भाई,
अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। आपसे एग्जाम में बेसिक बेसिक चीज भी पूछ लेता भाई। बेसिक चीज क्या पूछ लेता वो बताओ भाई। देखो हमसे पूछ सकता भाई कि हमारी बेसिक चीज क्या पूछ सकता भाई। हमसे बेसिक चीज क्या पूछ सकता भाई वो देखो। हमसे पूछ सकता भाई 1 फुट होता है ना भाई, 1 फुट में कितने इंच होते हैं भाई। तो हम बता देंगे 12 इंच होते भाई। कितने फुट इंच हो जाएंगे, 12 इंच हो जाएंगे। या हमसे पूछे जी 1 किलोमीटर है ना भाई, उसमें कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं भाई। कितने मीटर हो जाएंगे भाई, उसके अंदर 1000 मीटर हो जाएंगे भाई, 1000 मीटर हो जाएगी। हमसे पूछे जी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, तो कितने हो जाएंगे भाई, 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे भाई, 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। यह हमसे पूछ सकता है भाई कि 1 घंटा है ना भाई, उसमें कितने मिनट होती हैं, तो जी 60 मिनट होती। कितने मिनट होती है भाई, 60 मिनट हो सकती है। यह हमसे पूछे भाई एक 1 मिनट में कितनी सेकंड होती जी, तो 60 सेकंड हो जाएगी। कितनी सेकंड भाई, 60 सेकंड। अगर आपसे पूछे जी 1 घंटा है ना, 1 घंटे में कितनी सेकंड हो जाएंगी, अगर सेकंड की पूछे ना तो कितनी सेकंड होगी भाई, 3600 सेकंड होगी। आसान चीज है भाई, लेकिन हमें कन्वर्ट भी करनी आनी चाहिए भाई, ठीक है ना। यह हमसे पूछ सकता भाई कि जी 1 किलोग्राम है ना भाई, उसमें कितने ग्राम होते भाई, उसमें जी 1000 ग्राम होते। कितने ग्राम होते भाई, 1000 ग्राम होते हैं। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई डाउट भाई। चलो भाई अब हम पॉइंट पर चलते हैं भाई। जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो भाई कि एक अलजेब्रा का फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई आपके अलजेब्रा। अगले पेज पर चलता हूँ भाई मैं, ठीक है ना भाई। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, जिससे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। चलो भाई उस पॉइंट पर चलते हैं भाई हम। पॉइंट क्या वो देखो, सबसे पहले फॉर्मूला लिखने हैं भाई कि अलजेब्रा के फॉर्मूले आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई। फॉर्मूला क्या देखो भाई, सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है भाई कि a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab के बराबर हो जाएगा। हमें मान दे देगा भाई, तो हमें वैल्यू निकालनी कि हमसे ए बी का मान दे देगा या हमसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दे, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहीं से एक फॉर्मूला बनता है जी ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, वो होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर हो जाएगा। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला भाई कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर भाई, ये फॉर्मूला बराबर होता है भाई एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। क्या यहाँ तो कोई डाउट भाई, ठीक है। एक यहीं से अगर जी स्क्वायर का फॉर्मूला है तो हमारे पास जी क्यूब का फॉर्मूला ही बनेगा। और क्यूब का फॉर्मूला क्या भाई, ए प्लस बी की पावर 3। इसका फॉर्मूला होता है भाई ए की पावर 3 बी की पावर 3 प्लस में 3ab और a प्लस के b हो जाएगा भाई। इसी प्रकार हमारे पास आ जाए भाई a माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला किसके बराबर होगा भाई, ये हो जाएगा a की पावर 3, a की पावर 3 माइनस में b की पावर 3 हो जाएगा भाई, माइनस के 3ab हो जाएगा और a प्लस के b हो जाएगा, सॉरी a माइनस के b हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका माइनस आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी जी माइनस आएगा। कोई डाउट भाई यहाँ तक, जल्दी बताओ भाई। अगला क्वेश्चन लिखे भाई। अगले पॉइंट क्या पूछ सकता भाई, आपसे इस प्रकार पूछ सकता भाई कि x प्लस 1/x है ना भाई, अगर a के बराबर दिया है तो हमसे पूछ सकता भाई, क्या पूछा जी, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, या हमसे पूछे x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा। सीधा तरीका बताता हूँ भाई। एक क्वेश्चन कैसा है देखो भाई, कि इस प्रकार आए जी क्वेश्चन कि हमें दिया भाई x प्लस 1/x है ना जी, वो दिया है भाई 5 के बराबर दिया जी, किसके बराबर, 5 के बराबर। और हमसे पूछ सकता भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, या हमसे पूछे भाई, क्या पूछे जी कि x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा। तो क्या तरीका बता भाई, अगर हमारे पास यहाँ पे a है तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दो भाई, इसका मान आ जाएगा हमारे पास। ये कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब करके माइनस के 3 ये घटा दो, इसका मान आएगा भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो कैसे, इसका अगर हमें मान निकाला है ना तो इसका कैसे निकालेंगे भाई, इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो यहाँ से जी 23 आ जाएगा। ये कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब करेंगे भाई, इसमें से जी इतना घटा देंगे भाई, 3 गुणा में 5 घटा देंगे तो यहाँ से जी 110 आएगा। कितना आएगा भाई, 110 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहीं से आपसे ये पूछ ले भाई, क्या पूछ ले, अगर यहीं से हमसे ये पूछ ले जी, जो हमें ये क्वेश्चन दी भाई, अगर इसी से ये पूछ ले जी x की पावर 4 प्लस 1x की पावर 4 का मान क्या हुआ, तो मैं पता जी स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर में क्या बताता भाई, स्क्वायर करके 2 घटाना है, तो यहाँ पे स्क्वायर करो भाई, 23 का स्क्वायर हो जाएगा जी, 23 के स्क्वायर में 2 घटा देंगे, 23 का स्क्वायर आएगा जी 529 आ जाएगा, उसमें से 2 घटाएगा कितना आएगा भाई, 527 आएगा। ये आपका राइट आंसर होएगा, सही जवाब होएगा। क्लियर है भाई, ये बात सभी को नोट कर लिया भाई, जल्दी से बता दे भाई। अगर ये बात सभी ने नोट कर ली तो हम अगले पॉइंट पर चलते भाई। अगला पॉइंट क्या है वो देखो भाई, अगला पॉइंट पर चलते भाई। अगला पॉइंट हमारा एवरेज से भाई, किससे भाई, अगला पॉइंट हमारा एवरेज से, औसत से भाई।
अवरेज वाला टॉपिक भी भाई इंपॉर्टेंट है हमारा, औसत का इंग्लिश में। तो इसमें क्या क्या पूछ सकता है भाई आपसे, अवरेज में पूछ सकता है भाई हमें औसत निकालना, औसत क्या होता है भाई, तो औसत होता है भाई हमारा आंकड़ों का योग, सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा कह सकते हैं भाई कि योग बटे नंबर, योग बटे में नंबर आ जाएगा जी, कि हमें संख्या दी उनका में अगर अवरेज निकालना है तो योग बटे नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल दे दूं भाई मैं कि हमें दिया जी 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया और 5 दिया है, और हमसे पूछे जिसका अवरेज क्या होगा, तो अवरेज क्या करेंगे भाई, इन सभी को ऐड कर देंगे जी, इन सभी को ऐड करें, जितनी संख्या उससे भाग दे देंगे, संख्या हमारी 5, 5 से भाग देंगे, हमारे पास अवरेज आएगा। ऐड करो भाई, 5 और 4 9 और 3 12, 2 14, 1 15 आएगा, और 15 बटे कितना आएगा 5 आ जाएगा, तो अवरेज कितना आएगा भाई 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम अवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है भाई, कैसे क्वेश्चन आएगा, देखो भाई हमसे पूछ सकता है जी कि लगातार प्राकृतिक संख्याएं भाई, अगर n प्राकृतिक संख्याएं हैं और उनका में एवरेज पूछे ना भाई, प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमसे एवरेज पूछे, लगातार संख्याओं का एवरेज कैसे निकालेंगे, जितनी संख्या उसमें एक जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, उनका एवरेज आ जाएगा। किसका आ जाए, उनका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमसे पूछ सकता है कि विषम, लगातार विषम संख्याओं का एवरेज, लगातार n विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा जी, n विषम संख्याओं का एवरेज, एवरेज क्या होगा, तो जितनी संख्या है ना आपकी लगातार वही उनका एवरेज हो जाएगा भाई, एन ही हो जाएगा। क्वेश्चन आएगी 20 लगातार विषम संख्या एवरेज क्या होगा, 20 हो जाएगा। आपसे कही जी 50 विषम संख्या एवरेज क्या होगा, 50 होएगा, लेकिन लगातार होनी चाहिए भाई, लगातार होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार अगर लगातार सम संख्या भी आ सकता है भाई, लगातार अगर यहाँ पे जी सम संख्या है तो क्या करेंगे, अगर सम संख्या का पूछे ना भाई, सम संख्या का क्या करेंगे, तो सम संख्या जैसे हमारे पास आया भाई, तो जितनी संख्या उसमें एक जोड़ देंगे, n प्लस के 1 हो जाएगा, ये इनका सम संख्या होगा या भाई, क्लियर है ना भाई। ठीक है, यहीं पे अगर योग की बात करें ना भाई, अगर n प्राकृतिक संख्या, ये तो हमारा एवरेज था जी, अगर यहाँ पे योग की बात करें ना भाई कि लगातार प्राकृतिक संख्या योग क्या होगा, तो योग हो जाएगा हमारे पास जितनी संख्या है ना उसके अंदर एक जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, हमारा योग आ जाएगा। अगर हमसे लगातार n विषम संख्याएं हैं, ये तो हमसे एवरेज बताया है, अगर यहीं से हमसे पूछ रहे इनका सम क्या होगा, तो जितनी संख्या है ना भाई लगातार उन संख्याओं का स्क्वायर कर दो, उनका योग आ जाएगा। अगर विषम संख्याओं का एवरेज सम संख्याओं का पूछे ना भाई, सम संख्याओं का अगर हमसे योग पूछे ना, तो कैसे निकालेंगे कि जितनी संख्या उसमें एक जोड़ के गुणा करवा दो। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा एग्जाम में, लगातार 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम बताए विषम संख्या 20 है, लगातार 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400, उनका योग हो जाएगा। उसी प्रकार है कि लगातार सम संख्याएं हैं जी 15, लगातार 10 सम संख्या, उनका योग क्या होगा, तो 10 संख्या उसमें एक जोड़ के 11 हो जाएगा, ये इनका योग आएगा। क्लियर है भाई, चलो भाई अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारा जी एवरेज में एक और कंसेप्ट ऐड कर लेना भाई, यहीं पे ऐड करवा देता हूं, एवरेज स्पीड भाई, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई। एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होती है भाई, तो औसत चाल हमारी होती है कि टोटल दूरी कितनी पार की बटे में टोटल समय। एवरेज स्पीड होती है भाई कि टोटल डिस्टेंस और अपॉन में टोटल टाइम हो जाएगा जी। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा एग्जाम में, एक व्यक्ति है 20 की स्पीड से आता है भाई, 30 की स्पीड से आता है, तो उसकी टोटल मतलब एवरेज स्पीड क्या होगी, तो मैं कंसेप्ट यही रखना भाई कि टोटल दूरी कितनी पार करेगा और टोटल समय कितना लिया। अगर उनकी चाल 2 है भाई, अगर 10 की स्पीड से जाता है जी, 20 की स्पीड से वापिस आ जाता है भाई, तो एवरेज स्पीड पूछे ना भाई, तो 2 के केस में अप्लाई करेंगे 2xy अपॉन में x प्लस के वाई। 2 के केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी 2xy अपॉन में x प्लस वाई। क्लियर है भाई, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। अगला पॉइंट क्या भाई, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम स्पीड टाइम डिस्टेंस पे भाई। स्पीड है आपकी, टाइम है और डिस्टेंस है भाई। तो इसके अंदर आप सभी को पता भाई फॉर्मूला एक ही है भाई। फॉर्मूला क्या होता है भाई कि चाल की गुणा में समय, चाल गुणा में समय है वो किसके बराबर होती है भाई, वो जी दूरी के बराबर होती है। ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, ये हमारा टाइम हो जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस किसके बराबर, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। यही से हमसे पूछ सकता, क्या पूछे भाई कि हमसे जी स्पीड पूछे, तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई, दूरी बटे में समय आ जाएगा, दूरी बटे में समय आ जाएगा। अगर हमसे समय पूछे, टाइम पूछे, टाइम पूछे तो ऊपर चला जाएगा जी, ये हो जाएगा दूरी बटे में, दूरी बटे में भाई स्पीड आ जाएगा जी, चाल आ जाएगी भाई। क्लियर है, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या भाई, स्पीड को मैं चेंज भी करना आना चाहिए। कैसे भाई, स्पीड हमारी जी किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर बनाना है तो गुणा करनी पड़ेगी 18 बटे 5 से। अगर मीटर पर सेकंड बनाना है ना उसको गुणा करनी पड़ेगी 5 बटे 18 से। याद कैसे करेंगे, अगर बड़ी यूनिट बनानी है तो 18 बटे 18 ऊपर आएगा, छोटी यूनिट बनानी तो 5 ऊपर आएगा। क्लियर भाई,
चलो भाई यहीं पे एक और बात बताता हूं मैं, एक सापेक्ष चाल होती है भाई हमारी, क्या होती है भाई, एक सापेक्ष चाल होती है भाई, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी भाई, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई, रिलेटिव स्पीड वो होती है जी, सापेक्ष चाल हमारी क्या हो जाएगी भाई, जो हमारे काफी कंसेप्ट में हेल्प करेगी भाई, सापेक्ष चाल भाई, ठीक है ना भाई, सापेक्ष चाल हमारी क्या हो जाएगी भाई, सापेक्ष चाल हमारी हो जाएगी जी, अगर कोई व्यक्ति भाई 10 की स्पीड से जाता है और उसी दिशा में दूसरा व्यक्ति 20 की स्पीड से जाता है तो सापेक्ष चाल हो जाएगी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे उनकी चाल घट जाएगी, अगर मैं कहता हूं एक की स्पीड 20 है दूसरे की 10 है तो 20 में से 10 घट जाएगा, तो जो उनकी सापेक्ष चाल आएगी ना वो कितनी आएगी भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, ये उनकी सापेक्ष चाल आ जाएगी, ये उनकी रिलेटिव स्पीड आएगी। अगर ये दोनों इस दिशा में जा रहे, एक इस दिशा में जाए एक इस दिशा में जाए, एक की स्पीड 10 एक की 20 है, तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी ना भाई, जो इनकी सापेक्ष चाल आएगी वो दोनों जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएगी भाई, 20 प्लस के 30 किलोमीटर पर आवर रहेगी। हमने यहाँ से एक बात सीखी भाई, क्या सीखा, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना तो स्पीड घटेगी जी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहीं से ट्रेन का कंसेप्ट भी आता भाई, ट्रेन से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं भाई, ट्रेन का भी ऐड कर लेते हैं भाई। ट्रेन का कंसेप्ट ये है भाई, फॉर्मूला तो हमारे यही लगेगा भाई, दूरी का चाल गुणा समय होता है, लेकिन हमें याद करने की चीज ये है भाई कि जो ट्रेन होती है ना भाई, अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंबे को पार करे, तो स्वयं की लंबाई पार करेगी भाई, किसकी लंबाई पार करेगी, स्वयं की लंबाई पार करेगी। लेकिन जब दूसरी ट्रेन को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या पुल को पार करे तो दोनों की लंबाई पार करेगी। चलो भाई अब देखो किलोमीटर पर आवर है, इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है जी, इस पे क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, हमारे पास है ना भाई स्पीड है जी 25 मीटर पर सेकंड, किस प्रकार भाई 25 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, तो किलोमीटर पर आवर के लिए 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे, 5 से घटा जी 5 पे 18 पे 90 किलोमीटर पर आवर आएगी। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा भाई एग्जाम में, या आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है भाई, एक रेलगाड़ी जिसकी स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड क्या होगी, तो हम क्या करेंगे 5 18 से गुणा कर देंगे, यहाँ से 18 दूनी 36, 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ जाएगी भाई। क्लियर है भाई, ठीक है। यहीं पे कंसेप्ट हो रहा था हमारा भाई नाव और धारा का भाई, बोट एंड स्ट्रीम का था भाई, वो क्या होता भाई देखो, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई। आपके पास एक तो नाव की चाल होती है भाई, नाव की स्पीड होती है जी, एक होती धारा की स्पीड भाई, किसकी स्पीड भाई, धारा की चाल, ठीक है भाई। अगर मैं नाव की चाल को x मान लेता हूं भाई, धारा की चाल को y मान लेता हूं, जब नाव धारा की दिशा में जाएगी ना भाई, दिशा में जाएगी तो चाल जुड़ जाएगी, तो हम कहेंगे जी दिशा में चाल, दिशा में चाल हो जाएगी x प्लस के y हो जाएगी, या हम कहेंगे जी विपरीत में चाल, अगर नाव धारा के विपरीत चलेगी चाल घट जाएगी, तो ये हो जाएगी भाई x माइनस के y हो जाएगी, क्या हो जाएगी x माइनस के y। क्लियर है भाई। यहीं पे एक छोटा पॉइंट और बताता हूं भाई, क्या पॉइंट है वो देखो, जब हमारे पास दिशा में चाल है, किस में चाल, दिशा में चाल है और विपरीत में चाल है, दिशा में चाल और विपरीत में चाल हो, अगर हमें वापिस धारा की चाल नाव की चाल शांत जल में निकालनी तो कैसे निकालेंगे, अगर दिशा में चाल है ना और विपरीत में चाल है तो दोनों को चाल को जोड़ के, दोनों की चाल को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे और दोनों की चाल को घटा के 2 से भाग दे देंगे, हमारे पास किसकी चाल आ जाएगी भाई, हमारे पास नाव की शांत जल में चाल आ जाएगी। क्लियर भाई। कहने का मतलब हमारे पास अगर दिशा में कुछ भी चाल दे रखी हो और विपरीत में कुछ भी चाल दे रखी हो तो हमसे पूछे ना भाई दिशा में चाल के दोनों जोड़ के 2 से भाग दिशा में चाल, दोनों घटा के 2 से भाग विपरीत में चाल, सॉरी नाव की चाल आएगी, दिशा में चाल यहाँ से दोनों जोड़ के 2 से भाग देंगे ना तो नाव की शांत जल में चाल आ जाएगी भाई, और घटा के 2 से भाग देंगे यहाँ से धारा की चाल आ जाएगी शांत जल में भाई। क्लियर है ना भाई। चलो भाई अगले पॉइंट पर चलते भाई, अगला पॉइंट पर चलते भाई हम प्रॉफिट एंड लॉस पे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस यहीं पे चलते हैं भाई डिस्काउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भाई इंपॉर्टेंट आप सभी को बता भाई, जो कि लाभ होता भाई हमारा प्रॉफिट परसेंट कहते हैं भाई, और एक होता भाई हानि परसेंट, ठीक है ना भाई। लाभ कैसे निकालते हैं भाई, लाभ निकालते हैं जी कैसे भाई, कि सेलिंग प्राइस में से हम क्या करें भाई, क्रय मूल्य घटा दे, हमारे पास लाभ आ जाएगा। अगर यहीं से अगर मैं निकालू भाई हानि कैसे निकालेंगे, हानि निकालेंगे जी कि कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस घटा दे, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस घटाएंगे हमारे पास हानि आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछे जी लाभ परसेंट कैसे निकालें या हम हानि परसेंट कैसे निकालें, तो लाभ परसेंट निकालेंगे भाई कि लाभ जितने रुपए का हुआ है वो लिखेंगे, बटे में वस्तु का कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, परसेंट के लिए गुणा में 100 कर देंगे, यहाँ से हम लाभ परसेंट निकालेंगे। हानि परसेंट कैसे निकालेंगे भाई कि वस्तु पे कितने रुपए की हानि हुई है, बटे में वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या गुणा में 100, जो लाभ और हानि हमारे क्रय मूल्य पे निकलते भाई। क्लियर है ना। चलो भाई अब डिस्काउंट पे कैसे निकालें भाई, देखो डिस्काउंट होती है ना हमेशा एमआरपी पर मिलती है भाई,
एमआरपी पर कैसे मिलेगी, देखो भाई कि जो डिस्काउंट होती है ना जी हमेशा एमआरपी पर मिलती है, डिस्काउंट हमेशा कैश पे मिलती है भाई, एमआरपी पे मिलती है डिस्काउंट। डिस्काउंट अगर हमें परसेंटेज निकालना कैसे निकालेंगे कि डिस्काउंट कितने रुपए की मिली और उस वस्तु का एमआरपी क्या था और गुणा में क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, यहां से डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से क्या बताता हूं भाई, अगर हमें सीपी और एमआरपी का रेशियो बनाना है, अगर हमें सीपी और एमआरपी का रेशियो बनाना है तो डायरेक्ट पॉइंट बताता हूं आपको कैसे करेंगे भाई, 100 प्लस में 100 माइनस के डिस्काउंट हो जाएगी, डिस्काउंट परसेंट, और 100 प्लस के क्या हो जाएगा भाई 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा जी। थोड़ा अच्छी प्रकार ले देता हूं भाई मैं कि 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। क्वेश्चन में आएगा इस प्रकार आएगा भाई क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति ना भाई किसी वस्तु पर 10% डिस्काउंट देकर 20% का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य और एमआरपी का रेशियो क्या होगा, तो डायरेक्ट आपको बताना भाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट हमेशा घटेगी और प्रॉफिट हमेशा जुड़ेगा, तो यहां से हम डायरेक्ट सीपी और एमआरपी का रेशियो बना सकते हैं। क्लियर है भाई। चलो भाई अगले पॉइंट पर चलते भाई, हमारा सिंपल इंटरेस्ट पर चलते भाई, साधारण ब्याज भाई। एक हमारा होता भाई साधारण ब्याज होता भाई, एसआई होता भाई, एक हमारा होता भाई कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा सीआई भाई, ठीक है। तो साधारण ब्याज होता भाई सभी को पता भाई, अगर साधारण ब्याज हमें निकालना है ना भाई तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता भाई कि मूलधन गुणा में दर गुणा में समय हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा जी मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, और डिवाइड में क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा भाई डिवाइड में जी 100 आ जाएगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार अगर यहाँ से हमें इंग्लिश में लिखे ना भाई ये हो जाएगा पी आर टी बटे 100 भाई, कि पी से प्रिंसिपल, आर से रेट, टी से टाइम, बटे में 100 हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं क्या निकाला भाई, अगर हमें मूलधन निकाला जी, मूलधन कैसे निकालेंगे भाई, ये हो जाएगा जी सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 हो जाएगा, नीचे आएगा भाई दर गुणा में समय आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा दर गुणा में समय आएगा। उसी प्रकार अगर हमें दर निकालनी हो ना भाई, दर कैसे निकालेंगे भाई, अगर दर निकालनी है तो ये हो जाएगा भाई साधारण ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा, नीचे अब की बार मूलधन आ जाएगा, मूलधन गुणा में समय आ जाएगा भाई। यह हमसे पूछे जी अगर हमें समय निकालना, क्या निकालना भाई, अगर हमें समय निकालना है, समय कैसे निकालेंगे भाई, ये हो जाएगा भाई साधारण ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा, नीचे आएगा मूलधन गुणा में दर आ जाएगी, मूलधन क्या जाएगा गुणा में क्या आएगी दर आ जाएगी अब की बार, ये हमारे फॉर्मूले हो गए भाई, ठीक है। अब सीआई में इंपॉर्टेंट क्या भाई, जब भी हमसे क्या पूछे भाई, इसमें एक और चीज पूछ सकता भाई आपसे, अगर यहाँ से आपसे अमाउंट पूछे भाई, क्या पूछे मिश्र धन कैसे निकालेंगे, तो मिश्र धन हो जाएगा हमारे पास जी, अगर प्रिंसिपल के अंदर हम क्या करें ब्याज ऐड करते, ब्याज होता हमारे पास है प्रिंसिपल गुणा में रेट इनटू टाइम और डिवाइड में 100 आ जाएगा भाई, कि मूलधन के अंदर अगर हम क्या ऐड करें भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और ये फॉर्मूला हमारा ब्याज का होता भाई, अगर इसके अंदर ये ब्याज ऐड कर दिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई मिश्र धन आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई मिश्र धन आ जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है भाई, कोई डाउट भाई यहाँ तक। चलो भाई अब अगले पॉइंट पर चलते भाई, और अगला पॉइंट क्या हमारे पास वो देखते हैं भाई, ठीक है ना। काफी क्यों टाइप कर ली भाई हमने, चलो भाई अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक रेशियो का भाई जबरदस्त कंसेप्ट है भाई आपका, जिसपे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, रेशियो से क्वेश्चन 100% आएगा। वो टाइप क्या है वो देखो भाई, हमसे क्या क्या पूछ सकता भाई, हमसे जी मध्य अनुपात पूछे, मध्य अनुपात जिसको हम कहते हैं भाई सेकंड प्रोपोर्शन भाई, या हमसे पूछे जी तृतीय अनुपात, क्या पूछे भाई तृतीय अनुपात पूछे जी, तृतीय अनुपात जिसको हम कहेंगे भाई थर्ड प्रोपोर्शन भाई, या हमसे पूछे भाई फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थानुपात, जिसको हम कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन भाई। तो मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे भाई, कि नहीं भी दो संख्या में गुणा है भाई, उन दोनों की गुणा करवा देंगे और उनका रूट ले देंगे, हमारा मध्य अनुपात आ जाएगा। कि आपसे क्वेश्चन आया एग्जाम में कैसे है भाई, कि हमें दे दिया एक संख्या दे दी 16 दे दी और एक संख्या 25 दे दी, इनका मध्य अनुपात बताओ क्या होगा, तो मध्य अनुपात दोनों की गुणा करवा देंगे, 16 गुणा 25 हो जाएगा, जब बाहर निकालेंगे 4 का रूट होता है 5 का, तो मध्य अनुपात कितना आएगा 20 आ जाएगा। इस प्रकार निकाल लेंगे भाई। उसी प्रकार का मध्य तृतीय अनुपात निकालना कैसे निकालेंगे भाई, कि दूसरी संख्या की 2 बार गुणा करवा के पहली वाली से भाग दे देंगे। अगर हम ऐसा चतुर्थानुपात पूछे ना भाई कैसे निकालेंगे, चतुर्थानुपात के लिए जी दूसरी और तीसरी संख्या गुणा करवा के और पहली वाली से भाग दे देंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई कि दो संख्या दूसरी संख्या दे देगा आपको भाई 8 दे देगा, पहली संख्या आपको 2 दे देगा भाई, हमसे पूछेगा तृतीय अनुपात क्या होगा, तो इस प्रकार निकाल देंगे। यहीं पे एक पॉइंट और लिखवाता हूं भाई मैं, हमने एक पॉइंट मिस कर दिया। अगर हमसे क्या निकालना हो विकर्ण निकालने हो,
कि आपसे कह दे कि भाई एक समभुज है, उसके अंदर भाई 10 भुजा है, 20 भुजा, 50, कितनी भुजा हो सकती हैं, और हमसे पूछे उसके अंदर विकर्ण क्या होगा, तो अगर हमें विकर्ण निकालना तो सीधा तरीका होता है तो भाई n इंटू एन माइनस 3/2 भाई, कि जितनी भी आपकी भुजा है उसमें से n यहाँ पे भुजाओं की क्या भाई नंबर ऑफ साइड है भाई, ठीक है, n इंटू एन माइनस 3/2 जाए, यहाँ से विकर्ण निकालने कैसे भाई, जैसे आपसे पूछे भाई एक आयत है जिसके अंदर 4 भुजाएं हैं, उसके अंदर विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो n का मान 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 होएगा, बटे में कितना आएगा भाई 2 आ जाएगा, तो कितने विकर्ण आएंगे भाई 2 आएंगे, तो सभी को पता भाई आयत के अंदर कितने विकर्ण होते हैं भाई 2 विकर्ण होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे आपकी कितनी भुजाएं दे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है, अगर हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है, भुजाओं की संख्या नंबर ऑफ साइड निकालें, कैसे निकालेंगे भाई, ये हो जाएगा 360 बटे में बाह्य कोण, 360 बटे में बाह्य कोण हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा भाई, और हमें पता भाई इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल भाई, इंटरनल या आंतरिक कोण या बाह्य कोण का है भाई, एक समभुज होती है रेगुलर पॉलीगन भाई, कहीं भाई समभुज है भाई, समभुज में बाह्य कोण प्लस में आंतरिक कोण, बाह्य कोण इंटरनल एंगल प्लस में एक्सटर्नल एंगल, आंतरिक कोण होता है ना भाई, उन कोणों का योग कितना होता है भाई 180 होता है, ठीक है। अगर हमें बाह्य कोण निकाल, अगर हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है, क्वेश्चन इस प्रकार आया, एक समभुज है भाई जिसमें बाह्य कोण है ना भाई 90 है, भुजाओं की संख्या क्या होगी तो कितनी आएगी भाई 4 आ जाएगी, भुजाओं की संख्या कितनी आएगी भाई 4 आ जाएगी, तो इस प्रकार अप्लाई कर लेंगे। कोई डाउट भाई यहाँ तक जल्दी से बताओ भाई। तो लगभग हमने भाई सभी फॉर्मूला रिवाइज कर लिए हैं भाई, है ना, कोई छोटा हो तो भाई बता देना भाई, लगभग अपनी तरफ से लगभग हमने सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो रिवाइज कर लिए भाई। एक पॉइंट और बता देता हूँ भाई आपको, पॉइंट क्या वो देखो कि जब भी आपके पास देखिए ए की पावर m है जी, प्लस में ए की पावर m है, और यहाँ पे करवा देता हूँ भाई मैं, ए की पावर n हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर इसको अगर बेस सेम है, अगर पावर जुड़ेंगी भाई, अगर हमारा बेस से अगर पावर जुड़ेगी क्या हो जाएगा भाई, अगर इनका जी बेस सेम है ना तो पावर जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा ए की पावर m प्लस कैन हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा ए की पावर m प्लस कैन, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास ये इसके ये हो जाए ए की पावर m है और इसकी पावर n है, तो इस बात का मतलब ये भाई ए की पावर m गुणा में n भाई, इसका मतलब क्या है ए की पावर m गुणा में n, क्लियर ना भाई। कि जिस प्रकार ये क्वेश्चन आए भाई ए की पावर 3 है जी, प्लस में बी की पावर 5 है, सॉरी ए की पावर 5 है भाई, कितना है भाई ए की पावर जी 5, हमसे पूछे किसके बराबर होता, हम कहेंगे ए की पावर 8 के बराबर, क्योंकि अगर बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये भाई अगर 5 की पावर 2 है और इसकी पावर 3 है, तो इस बात का मतलब ये भाई 5 की पावर 2 की पावर इसका गुणा में हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 5 की पावर 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 5 की पावर 6 आ जाएगा, क्लियर है भाई, जल्दी बताओ भाई। तो भाई यहाँ से एक कंसेप्ट और छोटा बताता हूँ भाई, हमारे पास ये एक माध्य होता है, एक माध्य होता है, एक माध्यिका होती है भाई, एक होता है भाई बहुलक, मोड होता है भाई, क्या होता है भाई बहुलक होता है, ठीक है। माध्य हमारा मीन हो जाएगा भाई, मीन माध्य है, और एवरेज एक ही बात है भाई, माध्य होता आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा आंकड़ों का योग बटे में नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा, कि जो हमारा माध्य है और एवरेज एक बात है, दोनों भाई दोनों में यही कंसेप्ट है, दोनों आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आपको कुछ डाटा दे देगा, पूछेगा इसका माध्य क्या होगा, मीन क्या होगा, तो सभी को जोड़ के और जितनी संख्या उनसे भाग दे देंगे, ठीक है। माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका हमारी मीडियन हो जाएगी, बीच में कैसे भाई, एग्जांपल समझता भाई, एक हमारे डाटा दिया जी, ये डाटा दिया हमें और हमसे पूछा इसके अंदर मीडियन क्या होगी, मीडियन बताने के लिए अगर हमें डाटा ना भाई अगर रीअरेंज दे रखा है, अगर अरेंज नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले हम उसे एक क्रम में लगाएंगे, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, लगाने के बाद उसमें जो बीच की संख्या हो जाएगी वो हमारी माध्यिका हो जाएगी। अब इसमें बीच की संख्या क्या है भाई, अरेंज क्रम में बीच की संख्या 3 है तो इसकी माध्यिका 3 हो जाएगी। लेकिन अगर जी सम संख्या आ जाए, कैसी भाई, अगर हमारे पास संख्या 2 3 है, 2 3 4 इतना आ जाए भाई, हमारे पास क्या आ जाएगी 1 2 3 4 आएगा, इसमें बीच की संख्या तो हमें नहीं पता, तो क्या करना है, एक इस साइड से छोड़ दी एक इस साइड से, अब 2 संख्या बची, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा भाई, इनके बीच में दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 3 और 2 5, 5 बटे 2 कितना आएगा भाई 2.5 आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होएगा भाई। तो इसकी अगर माध्यिका पूछे कितनी आएगी भाई, इस डाटा की माध्यिका 2.5 आ जाएगी। अगला पॉइंट बहुलक क्या हो जाएगा, जो दिए गए डाटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वही हमारा बहुलक हो जाएगा। कैसे भाई, कि जैसे आपके पास आया भाई 1 2 3 3 आया भाई, 5 आया, 3 आया, 4 आया, 3 आया,
तो जो दिए गए डाटा में जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई ये हमारा बहुलक हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हुआ भाई 3 हुआ है, वो हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट केस है भाई, बहुलक किसके बराबर होता है भाई, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बहुलक किसके बराबर होता है भाई, ये होता 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य के बराबर होता है भाई। किसके बराबर होता है भाई, 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य के बराबर होता है। क्या बात सभी साथियों क्लियर क्या भाई, एक बार सभी साथी जल्दी से बता दे भाई, क्लियर है ना भाई। तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ आएंगे भाई। तो लगभग हमने ना भाई लगभग सभी फॉर्मूले है ना भाई वो रिवाइज कर लिए भाई। तो आप सभी साथियों के लिए छोटी इन्फॉर्मेशन है भाई, क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखो भाई कि जो साथी ना भाई तैयारी कर रहे हैं ना भाई उनके लिए भाई स्पेशल हमने ना भाई आर्मी मैथ के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी भाई। पहले बताया था आपको, फिर बता देते भाई कि 15 आपके ऑनलाइन टेस्ट है भाई, 15 आपके ऑनलाइन टेस्ट हैं, ठीक है भाई। और बाईलैंग्वेज है भाई जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। जो आपकी जीडी कलेक्ट ट्रेडमैन जो आपका करंट में एग्जाम उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये टेस्ट सीरीज सिर्फ 11 रुपए में भाई, लिमिटेड समय के लिए आप बहुत जल्द से जल्द इसको ले सकते हैं भाई। लगभग 200 प्लस बच्चों ने भाई ये टेस्ट सीरीज ले चुके हैं भाई, 200 प्लस बच्चे टेस्ट सीरीज को ले चुके हैं भाई, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज लेने के लिए हमें क्या करना भाई, हमें मिशन ऑनलाइन क्लासेज ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। और अगर हमें हेल्पलाइन चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई, तो कोर्स ले सकते हैं भाई। तो साथियों लगभग हमने ना भाई कंप्लीट मैथ के फॉर्मूला जितने भी बनते थे भाई रिवीजन कर दिया भाई। और कुछ रहा हो तो बता देना कमेंट करके। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों क्लास पसंद आई होगी और क्लास को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आपको एग्जाम में भाई बहुत भूमिका निभाएगी क्लास, ठीक है ना। तो साथियों आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।